हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमारे इस सीरीज का अंतिम और लास्ट एपिसोड होने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि इसके खत्म होते ही हमारे चैनल पे 3-4 नई अमेजिंग सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल पे उसे कंटिन्यू करना जारी रखें। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सीजन के अंतिम एपिसोड को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि प्रिंस चेन के पास से यहाँ अपने एल्डर ब्रदर के हर एक मूव को जवाब देने के लिए हुकुम का इक्का हमेशा साथ होता है। और इन सब का यूज करते हुए जो प्रिंस चेन होता है वो लगभग अपने एल्डर ब्रदर के पूरी सेना को मात दे चुका होता है। लेकिन आखिरी वॉर वो तब करता है जब वो अपने एल्डर ब्रदर की पूरी सेना को एम्परर की सेना की एक टुकड़ी से सेंटर से ही घेर लेता है। मतलब कि ये एक ही मिलिट्री फोर्सेस के सेना होते हैं जो कि इन दोनों भाइयों की आपस में युद्ध के कारण अलग अलग बढ़ चुके थे। ये देख के एल्डर प्रिंस यहाँ पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि जिस पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को उसने इतने सालों तक अपने कॉन्फिडेंट में रखा और इसको सप्रेस करने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा, आज वे उसी के खिलाफ ही यहाँ फाइट कर रहे हैं। और पता नहीं ये एल्डर प्रिंस यहाँ पे दुखी क्यों था। आखिर में बगावत तो इसी ने ही शुरू की थी, जिसपे यहाँ पे प्रिंस चेन उसे कहते हैं कि मेरे एल्डर ब्रदर को ये तो पता ही नहीं था कि जिसे वो अपना आदमी समझ रहा होता है, इतने सालों से वो मेरा प्यादा था और मेरे ही कहे मुताबिक चलता था और मेरे ही आदेश अनुसार ये पिछले 10 सालों से इस ब्यूरो में अंडरकवर था। अब ये सुनते ही दुए पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि प्रिंस चेन तो यहाँ पे 10 सालों से इस प्लॉटिंग की तैयारी कर रहा था। मींस की जब इसकी उम्र 13 साल की रही होगी, जिस उम्र में सभी को बच्चा ही समझा जाता है, ये उस टाइम से ही इस चीज की स्कीमिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अब भी एल्डर प्रिंस के पास एक हुक्म का इक्का होता है और यहाँ पे अभी भी उसके पास काफी हजारों की संख्या में मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जिन्हें वो ऑर्डर देता है कि वो वापस से रिट्रीट करे और उस पैलेस के बड़े से दीवार को तोड़ दे। लेकिन उस समय वहाँ पे हम एक बंदी को अपेयर होता देखते हैं। ये बंदी और कोई नहीं बल्कि विविन की ही सिस्टर जोआना होती है, जो कि यहाँ पे दुए की मदद करने के लिए आ चुकी थी। यहाँ वो दुए से आते ही कहती है कि अब मैंने तुम्हारी मदद करने का डिसाइड जो कर लिया है, तो अब तुम्हारा मेरे पर कोई कर्ज बाकी नहीं रहा। आगे यहाँ पे जोआना के आते ही, जो कि एक हाई लेवल की म्यूजिशियन होती है, वो अपने जादू का इस्तेमाल करती है और यहाँ पर एल्डर प्रिंस के जो भी वॉरियर्स होते हैं उन सभी को फ्रीज कर देती है। जिसपे प्रिंस चेन यहाँ दुए से पूछता है कि आखिर ये कौन है जिसके पास इतनी हाई मैजिकल पावर है। यहाँ दुए उसे जवाब देता है कि ये मेरी ही एक साथी है और हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इस वॉर को स्टार्ट होने से पहले ही दुए ने खत भेज करके यहाँ पे जोआना को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसकी मदद करे। आगे हम यहाँ दुए के और भी साथियों को आते देखते हैं, जहाँ कई दिनों के बाद हमें रोलिन दिखाई देती है। यहाँ रोलिन अपने साथ उस शिप के भी पायरेट्स को अपने साथ लाई थी, जो कि दुए ने ही काफी टाइम पहले उस शिप के ओनर को अपना सबऑर्डिनेट बनाया था। अब यहाँ दुई की एक छोटी सी सेना पीछे से एल्डर प्रिंस के वॉरियर की तरफ अटैक करती है। यहाँ पे दुई की सेना का बस एक ही मकसद होता है कि वो अपने लॉर्ड यानी दुई को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब आगे हम उन पायरेट्स को देखते हैं जो कि एल्डर प्रिंस की सेना का सामना कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम जोआना को देखते हैं जो इन सब वॉरियर्स पे अटैक कर रही होती है, जिसे देख के प्रिंस चेन दुए से कहते हैं कि शुक्र है दुए कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो बल्कि दोस्त हो, वरना मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर पाता। अब आगे प्रिंस चेन यहाँ पे ये कहते हुए कि अब इन सब को अंत करने का वक्त आ गया है, वो वहाँ पे अपने एम्परर का फ्लैग लहराते हैं। इस झंडे को लहराते ही वहाँ प्रिंस चेन स्पीच देना शुरू करते हैं। क्या तुम सभी की आत्माएं मर चुकी हैं कि जिस समय तुम लोगों ने ये कसम खाई थी कि तुम इस पूरे एम्पायर के वफादार रहोगे और इसे बचाने के लिए सेक्रीफाइस भी करोगे और ऑनेस्टी और ब्रेवरी के साथ तुम न्याय का साथ दोगे, तो क्या तुम लोग अपनी इस शपथ को भूल चुके हो और इस एम्पायर के खिलाफ ही बगावत कर रहे हो। अब ये सुनते ही जैसे सभी की आत्माएं जाग जाती हैं और वो होते तो हैं एक ही एम्पायर के मिलिट्री फोर्स, इसीलिए जितने मिलिट्री फोर्सेस और जनरल होते हैं सभी लोग उस शपथ को याद करते हैं और उसके सम्मान में झुक जाते हैं। अब यहाँ सभी वॉरियर्स हैरानी में थे, क्योंकि इस एंटायर का ये जो होली स्फीयर था जिसपे वो परचम लहरा रही थी काफी सालों से गायब हो चुका था। लेकिन अचानक से उसके अपेयर होने से सभी लोग ये जान जाते हैं कि प्रिंस चेन ही इस एम्परर पद के हकदार हैं, क्योंकि वो पवित्र भाला प्रिंस चेन के हाथों में होता है। और फाइनली वो युद्ध यहीं पे खत्म होता है और अपने इस हार का जो एल्डर प्रिंस होते हैं वो सामना नहीं कर पाते और अपने आप को एक रॉयल शासन बताते हुए ये कहते हैं कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जाते हुए वो आखिरी शब्द प्रिंस चेन से कहते हैं कि याद रखना कि मैं काबिलियत में तुमसे कभी भी कम नहीं था, बस इस बार किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अब आगे वहाँ सिर्फ दुए के फादर ही बचते हैं, जिसे बंदी बना लिया जाता है
अब दुए का यहाँ पे वही सवाल होता है जो कि हम सभी के मन में भी उठता है कि आखिर प्रिंस चेन के पास वो सारे हथियार के साथ साथ ऐसे हथकंडे भी थे जिसका यूज करके वो आराम से एल्डर प्रिंस की बगावत को रोक सकता था। तो आखिर उसने उसकी बगावत करने का इंतजार क्यों किया, जिसपे प्रिंस चेन उसे यही कहता है कि तुम इसके जवाब को ऑलरेडी जानते हो। और इसका जवाब ये होता है कि एल्डर प्रिंस यहाँ ओपनली अगर बगावत नहीं करता तो वो इस पूरे साम्राज्य को पाने के लिए प्रिंस चेन अपना आधिपत्य कैसे जमा पाता, क्योंकि उसे एम्परर बनने के लिए अपनी इस तरह की पावर दिखाना जरूरी था ताकि सारे लोग इसकी पावर को मान जाए और ये आसानी से अपने एल्डर ब्रदर से छुटकारा पा सके। आगे यहाँ दुए सोच रहा होता है कि इसके इस तरह के हथकंडे और प्लानिंग को देखते ही मुझे ये नहीं लगता कि मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आया हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि प्रिंस चेन 21वीं सदी के रूल्स को यहाँ पे अपना रहा है। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और वहाँ पे डिक्लेरेशन हमें सुनाई देता है कि दुए को प्रिंस चेन का साथ देने के लिए और इस एम्पायर को बचाने के लिए इस कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दिया जाता है। साथ ही अब उसे एक नए नाम से इंटाइटल किया जाता है जो कि ड्यूक ऑफ ट्यूलिप है, और इसके साथ ही उसे डिक्लेरेशन फॉर्म में उसे कई सारी उपाधि और कई सारे जायदाद भी दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ अपने प्रॉमिस के मुताबिक प्रिंस चेन उससे कहता है कि अब जब कि तुम लॉर्ड ऑफ ड्यूक ट्यूलिप हो तो तुम इस मैप को देखो और यहाँ पे तुम किसी भी टेरिटरी पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा होगा। अभी यहाँ दुए उस मैप को बड़ी ही ध्यान से देखने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ दुए अपने फादर से मिलने के लिए जेल में गया था, जहाँ उसके फादर दुए से की गई सारी नाइंसाफियों के लिए माफी मांगते हैं। और यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि जिस समय तुमने मुझे खंजर मारा था मैं उसी समय समझ गया था कि ये सब कुछ तुम सिर्फ हमारी फैमिली को बचाने के लिए कर रहे हो। और आज उन्हें इस बात का एहसास आया है कि जिस वारिस की वो तलाश कर रहे होते हैं वो दुए ही था, लेकिन अफसोस उन्हें ये बात बहुत बाद में समझ में आई। जिसपे दुए अब उससे पूछता है कि मैं फैमिली को बचाने के लिए अब आगे क्या कर सकता हूँ, जिसपे उसके फादर यहाँ सैडली उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डिस्टेंस बनाए रखना होगा और मुझसे बस 2 चीजों का प्रॉमिस करो कि अगर वो दिन आ जाए जब प्रिंस चेन मुझे मरवाने का ऑर्डर दे दे तो तुम मुझे बचाने की अपील मत करना, और दूसरी बात यह है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें अपनी माँ और भाई का ख्याल रखना होगा, साथ ही तुम्हें शादी करके घर बसाना होगा और रैंडमली एक चाइल्ड को तुम गोद ले लेना और उसे जरूर अपने लियो फैमिली का नाम देना। अब उनकी इस बात से हमें समझ में आता है कि जो दुए के फादर होते हैं उनका असली बेटा दुए नहीं होता है, बल्कि उन्होंने इसे गोद लिया था और लियो फैमिली का सरनेम दिया था। अब यही उनकी आखिरी इच्छा होती है। अब आगे फ्लैशबैक खत्म होता है जहां हम दुए को देखते हैं कि वो मैप में एक डेसा नामक जगह को चूज करता है जो कि काफी बंजर होने के साथ साथ इस एम्पायर के काफी बैकवर्ड एरिया में है। अब प्रिंस चेन इसके इस डिसीजन पे काफी हैरान होते हैं कि आखिर दुए ने इस एम्पायर के इतने करीब इलाके को क्यों चूज किया है। अब आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां प्रिंस चेन के ऑर्डर के अनुसार उन सभी बागियों को सजाए मौत की पनिशमेंट दी जाती है और उनके गर्दनों को काटते हुए। लेकिन उन बागियों में यहाँ दुए के फादर नहीं होते हैं, क्योंकि अब हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि दुए ने ही अपने फादर को यहाँ मरने से बचा लिया था, प्रिंस चेन के साथ ये डील करते हुए कि उसे राजपाट का कोई हिस्सा नहीं चाहिए और उस राजपाट के बदले में वो अपने फादर की जान मांगता है। अब इसी चीज को लेकर के प्रिंस चेन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि उसने दुए को एक ऐसा मौका दिया था कि वो उसका वफादार बन जाए, लेकिन दुए ने प्रिंस चेन के इस ऑनर को लात मार दिया और अपने फादर को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। आगे वो दुए की तस्वीर की तरफ देख के ये सोच रहे होते हैं कि तुमने आखिरकार मुझे डिसअपॉइंट कर दिया और इन सब ऑनर को देते हुए मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हें अपना वफादार बना के रहूंगा। आगे हम दुए को देखते हैं जो कि अपनी डायरी में ये नोट कर रहा होता है कि अपने फादर के कहे के मुताबिक मैंने वैसा नहीं किया और चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मुझे उस फादर का जिन्होंने जैसा भी मेरे साथ सुलूक किया हो उन्हें बचाना तो जरूर था, क्योंकि मैं दुए हूँ और मैं उसी जर्नी को चूज करता हूँ जो मुझे सही लगता है। दुए को हम एक बग्घी में उसी वीरान इलाके की तरफ जाता देखते हैं जो हमें सीजन 2 के आने की आशा जताता है कि अब यहाँ पे दुए के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो उस जगह या टाइमलाइन को ढूंढे जिससे टाइम ट्रैवल करते हुए दुए इस वर्ल्ड में आ चुका था और इसी को ढूंढते हुए अपनी जर्नी बिता दे ताकि वो अपने रियल वर्ल्ड यानी मॉडर्न वर्ल्ड में वापस जा सके, या तो फिर उसके सामने दूसरा रास्ता ये होता है कि वो इसी वर्ल्ड में रहने का डिसाइड करे और यहाँ के जादुई रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता रहे, क्योंकि उसे हमेशा से ही मैजिक में इंटरेस्ट होता है और वो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के जादुई रहस्यों को ढूंढने के लिए एक अलग ही जर्नी पे निकल पड़ता है।
सो गाइज यही था हमारी इस सीज़न की पूरी कहानी। सो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आखिरी एपिसोड तो ख़त्म हो गया है, फिर भी आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी। साथ ही आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूले। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग एनिमे की सीरीज़ के साथ। और अगर इस अमेजिंग सीरीज़ का सेकंड सीजन आता है तो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गाइस रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।